summarize the topics discussed in the previous class. So yesterday we discussed about the importance of manufacturing. Okay, social importance, industrial importance of the manufacturing. Then we defined the term manufacturing, that it is a value addition process in which the raw material is converted into some useful form. इस प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल को कुछ यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ओके, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी रॉ मटेरियल में, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है बच्चे. फिर हमने क्लासिफिकेशन किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. सॉरी, वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इट. 5 तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को. फर्स्ट था हमारा हमारा प्राइमरी शेपिंग, देन उसके बाद ज्वाइनिंग, देन वी हैड दी सेकेंडरी, या जिसको मैं मशीनिंग भी बोल रहा हूं, मशीनिंग प्रोसेसेस. देन वी हैव दी सरफेस फिनिश, एंड फिफ्थ इन द लास्ट we discussed some processes which directly affects the properties. जो properties को बच्चे अफेक्ट करते हैं, चेंज करने में हेल्प करते हैं, ऑल्टर करने में हेल्प करते हैं, वो प्रोसेसेस हैं हमारे फिफ्थ कैटेगरी में. ओके, तो आपको बच्चा एटलीस्ट एक एक एग्जांपल आज की डेट में, मतलब आज याद रहना चाहिए. as we go on with the lectures, with the syllabus, you will get to know the details about others, but at least एक एक तो याद रख लो. जैसे प्राइमरी में आप फॉर्जिंग या फॉर्मिंग याद रख सकते हो, स्मिथी वर्क, है ना. ज्वाइनिंग में क्या याद रख सकते हो, वेल्डिंग, वेल्डिंग से आप ज्वाइन करते हो. मशीनिंग में क्या याद रख सकते हो आप, कटिंग, कट करना किसी चीज को, है ना. कटिंग लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, मेटल कटिंग. फिनिशिंग में क्या आप याद कर सकते हो बच्चे, आप कर सकते हो पॉलिशिंग. अभी फिलहाल किसी चीज को आप पॉलिश कर देते हो तो वो स्मूथ हो जाता है ना, पॉलिश करने के बाद. तो पॉलिशिंग इज वन प्रोसेस विच यू कैन रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और पढ़ेंगे हम धीरे धीरे. प्रॉपर्टीज में जो कल हमने पढ़ा था, हॉट करके कोल्ड करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट. हीट ट्रीटमेंट, या ये याद नहीं हो रहा है अगर आपको, तो सिंपली आप कोटिंग ये याद कर लो. आप जब किसी चीज को कोट कर देते हो तो उससे भी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं. तो अभी के लिए इतना याद रख लो. ठीक है जी. तो ये हमने, दिस इज द टॉपिक विच वी डिस्कस्ड इन yesterday's class. Okay, now today we will start with the new topic of the syllabus, which is the properties. आज हम properties पढ़ते हैं. आज हम properties से शुरुआत करते हैं. What are properties? Let me just zoom in. Yes, properties. Okay, so today's topic is the properties. Properties. ठीक है. तो अब देखो बच्चा, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, इररेस्पेक्टिव कि भाई वो मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, कुछ भी है, दे हैव सम specific properties in them. They have some specific properties in them, and based on those properties, based on those properties, we select the we select the material, एंड फिर उस मटेरियल को हम मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बनाते हैं. उस मैन्युफैक्चरिंग से हम फिर उसका प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है. अब जैसे कोई मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट
उसका रिक्वायरमेंट है कि वो मेटल का होना चाहिए, बट आपने बना दिया उसको प्लास्टिक का, तो विल इट बी एबल टू सर्वाइव, सस्टेन? नो, वो प्लास्टिक उस जगह पे काम नहीं कर पाएगा जहां पे मेटल का काम है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करना है उसने, दैट प्रोडक्ट इज टू बी डेल्ट एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, तब आपने मेटल का बनाना चाहिए ना उसको फिर हमें, बट आपने बना दिया प्लास्टिक का विदाउट स्टडिंग द प्रॉपर्टीज, यू मेड इट ऑफ द प्लास्टिक। आई एम जस्ट टेकिंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल, प्लास्टिक, तो वो हाई टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएगा जितना मेटल कर पाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट sorry, to have the knowledge of different properties of different material before beginning with the manufacturing। ठीक है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले ना आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, तब आप उसको यूज करोगे। अब आपको प्रॉपर्टीज चाहिए कि भाई किसी मेटल से आपने वायर बनानी है ना, जैसे कॉपर है ना, कॉपर, कॉपर के वायर्स होते हैं, तो कॉपर से वायर बनाना इजी है। अब आपने क्या किया, आप कॉपर ना लेके इलेक्ट्रिकल वायर बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वायर, आप कह रहे हो मैं तो आयरन की बनाऊंगा भाई, अब मैं आयरन की बनाऊंगा, तो पहली चीज आयरन को की वायर बनाना मुश्किल हो जाएगा, बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल यूज नहीं हो पाएगा उसका, है ना, क्योंकि वो हीटअप बहुत जल्दी हो जाता है। वायर हीटअप हो जाएगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये हीट, भाई हीटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, वायर में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो पहले एप्लीकेशन सेलेक्ट करके फिर आप मटेरियल ढूंढेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिर आप उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना देना ऐसे ही कि भाई आपको पता लगा कि ये प्रोडक्ट मेटल का बनाना है तो कोई भी मेटल उठा के बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मटेरियल बिफोर यूजिंग इट। यूज करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब किसी भी मटेरियल की वी कुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जस्ट ए मिनट, इसको क्लोज करते हैं। यस यस, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। किसी को कोई डाउट हो तो बच्चा प्लीज आस्क, कोई लैंग्वेज में इशू हो हिंदी इंग्लिश का तो वो भी प्लीज आस्क, अगर कुछ दिक्कत है विल एक्सप्लेन इन एवरी पॉसिबल वे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब एक मटेरियल, वन मटेरियल कुड हैव different type of properties. Some of the properties you must have understood or know that material should have some chemical properties. कुछ chemical properties होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल वेदर के कॉन्टेक्ट में आके कोरोजन नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। एसिडिक, है ना, कंपोजिशन कैसी है, ऑक्साइड बना रहा है कि कंपाउंड बना रहा है, तो दोज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। Okay, so material has some defined density, they have defined electrical conductivity, है ना, thermal conductivity, optical properties, those properties comes under the heading of the physical properties। The shape, size, volume, okay, area, these comes under the dimensional properties of the material। And the materials which we are concerned in this course are the mechanical properties। Okay, what are the mechanical properties of the different materials which we are going to study in this lecture? So these are some mechanical properties listed here, like strength, toughness, stiffness, plasticity, elasticity, ductility, brittleness, hardness। Okay, we have endless properties। वी कुड हैव, यहाँ पे और भी आप प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने क्रीप ऐड कर दिया, वी हैव द क्रीप प्रॉपर्टीज एज वेल। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस आ गया, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होता है। ओके, दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रेंथ कुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो सकता है, ये कैसे है क्या है सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे।
Okay, we have number of different types of properties. Sorry. ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टीज को तो मैं इसको साइड में कर देता हूं. यस, तो सबसे पहले बेसिक से चलते हैं, जो प्रॉपर्टीज आपको बच्चे पता हैं, प्रॉपर्टीज विच आर नोन टू यू ऑलरेडी. ओके, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर, नंबर 1 पे हम देखते हैं डक्टिलिटी. जस्ट ए काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू ऑल. डक्टिलिटी, देखो डक्टिलिटी क्या है, इट इज ए, अच्छा ये प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको पहले फोर्स बताता हूं. What are different types of forces a material? Okay, material can be subjective. तो सबसे पहले देखो टेंसाइल फोर्स कुड बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव हो सकता है, कंप्रेसिव. अब देखिए मतलब क्या है इन चीजों का. जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, यू हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास. Okay, so when you grip this object from its ends and try to pull it, जब आप बच्चा इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के पुल करोगे ना तो इस तरीके का आप फोर्स जो लगा रहे हो उसको बोलेंगे दैट इज ऑफ टेंसाइल नेचर. दैट इज ऑफ टेंसाइल नेचर. सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, ये जो शेप है प्रोडक्ट की, सॉरी, क्या वो इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो सकती है ना, लेंथ उसका एक्सटेंड हो जाएगा ना जब मैं इसको खींचता चले जाऊंगा. हाँ जी सर. ओके, हाँ फिर Yes, sir. दूसरा Yes, sir. और क्या हो सकता है. यस बच्चा, जब आप इस ही प्रोडक्ट के ऊपर, ये प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल था जो भी मान लो, इसके ऊपर आपने कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब आपने बच्चा उसको दबा दिया, अब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो इस तरीके से. तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे बच्चे, तो अगर आप टॉप से देख रहे हो, आपकी आई जो है ना वो यहाँ पे है, यू आर सीइंग इट फ्रॉम द टॉप. यहाँ पे बनाते हैं टॉप से, जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे तो यू विल रियलाइज कि जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का, थ्रू आउट द एरिया फोर्स लगा रहे हो ना, तो कुछ ऐसा हो चुका होगा. एंड दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस, ये इस तरीके का प्रोडक्ट है कोई, है ना. एंड थ्रू आउट इट्स सरफेस यू आर अप्लाइंग सम फोर्सेज ऑन इट. ओके, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना, वो दब जाएगा. फ्रंट से जब आप मान लो यहां से देख रहे हो सीधे से, तो वो थिन हो जाएगा, थोड़ा सा थिन हो जाएगा इस तरीके का. और ये एक डायमेंशन थिन हुई है तो दूसरी कोई डायमेंशन बढ़ चुकी होगी, इस तरीके से हो जाएगा जब आप उसको कंप्रेस करेंगे. क्लियर ना. ओके. यस सर. तीसरा, यस, थर्ड और क्या लगा सकते हो आप, बेंडिंग. आप बेंड कर सकते हो किसी चीज को, इन सब फोर्सेस से ही प्रोडक्ट बनेगा आपका. बेंडिंग से मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट था आपके पास, मान लो एक बीम है, एक सिलेंडर है इस तरीके का ये आपके पास, अब आपने इसको दोनों एंड से बच्चे होल्ड कर रखा है, इस एंड से पकड़ के रखा हुआ है, इस एंड से पकड़ के रखा हुआ है, इस एंड से भी पकड़ के रखा हुआ है, और बीच में ना आप हैवी फोर्स दे रहे हो उसके ऊपर, applying heavy forces. So after some time, after the application of the force, this bar will become like this. इस तरीके से हो जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना बेंड करना है, आप उतनी फोर्स लगाओ उसके ऊपर, और ये बेंड, एंड से तो मैंने पकड़ा हुआ ना, तो कहीं भागेगा तो है नहीं, ये बेंड हो जाएगा. ठीक है. और क्या लगा सकते हो आप इसके अलावा, और किस चीज पे सब्जेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को. मान लीजिए सेम सिलेंडर था, अभी वर्टिकल में मैंने ऐसे रखा हुआ है, एंड यू आर, दिस इज द प्रोडक्ट, टॉप से मैंने पकड़ा हुआ है उसको, टॉप से मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहां से मैंने इसको फिक्स किया
अब मैं क्या कर रहा हूं ना बच्चे, इसको पकड़ के एक हाथ से जैसे ऊपर से पकड़ लिया, मैं कैमरा ऑन करता हूं, स्क्रीन शेयर हट गया होगा, मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर रहा हूं। देखो पहला था, ये पेन है ना मेरे हाथ में, मैं इसको ऐसे वो कर रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, सो दिस विल बी टेंसाइल फोर्स। दूसरे केस में मैं इसको पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, सो दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। तीसरे केस में बच्चे आपने दोनों एंड से इसको पकड़ा हुआ है और बीच से आप कुछ लोडिंग लगा रहे हो, सो दिस पेन विल बेंड लाइक दिस, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। फोर्थ केस में टॉप एक एंड जो है उसका वो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, और जो नीचे वाला एंड है मैं इसको ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर रहा हूं, आई एम ट्विस्टिंग इट, है ना, मैं इसको ऐसे ट्विस्ट दे रहा हूं। क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स, टेंसाइल, कंप्रेसिव दबाना, देन वी हैड द बेंडिंग, बेंड करना, एंड द ट्विस्ट, एंड द ट्विस्ट। ओके, सो दीज आर दी, टॉर्शनल। हाँ, टॉर्शन, these are the 4 types of forces. कांस्टेंट भी होता है ना उसका, 11th 12th में पढ़ा था सर। है? सर वो हाँ टॉर्शनल हाँ हाँ, कांस्टेंट टॉर्शनल कौन जी से डिनोट करते हैं। यस बच्चे, जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब यस आपने इसको ऐसे पकड़ के जब आप इसको रोटेट कर दोगे ना, तो ये ट्विस्ट, मान लो ये इसका फाइबर है, ये एक फाइबर है, ये इसका फाइबर है, तो दूसरे केस में ना ये फाइबर जो है थोड़ा सा ना ट्विस्ट हो जाएगा, ये ऐसे था, अब फाइबर तुम्हें ना थोड़ा सा ट्विस्टेड दिखेगा, ये फाइबर यहां से उठ के नंबर 1 2, ये फाइबर ऐसे हो चुके होंगे अब, नंबर 1 2, टॉप से तो उसी जगह पे होंगे जहां पे हैं, क्योंकि टॉप मैंने फिक्स किया हुआ है, ये जो नीचे वाले फाइबर हैं थोड़े थोड़े ट्विस्ट हो चुके होंगे, घूम चुके होंगे। सो दीज आर दी 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, इसको बोल देते हैं हम ट्विस्ट, या बच्चे अभी बता रहे थे टॉर्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं ये 4 फोर्सेस लगे, या इनका कॉम्बिनेशन, अब भाई ट्विस्ट भी कर रहे हो और साथ के साथ खींच भी रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक एंड से पकड़ा हुआ है, मैं ट्विस्ट भी कर रहा हूं और एक एंड से खींच भी रहा हूं। ओके, तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, टेंसाइल और ट्विस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, तो या तो इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो यही 5 टाइप के फोर्सेस जो हैं वो किसी बॉडी को अलग अलग शेप में लाने के लिए सॉरी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग एंड दी ट्विस्ट एंड दी कॉम्बिनेशन। अब देखिए बच्चे, बेस्ड ऑन दीज, एक प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी डक्टिलिटी, अब वो देखते हैं, वो था हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही हमने पढ़नी है। ठीक है, डक्टिलिटी पे आ जाते हैं, डक्टिलिटी नीचे कहीं लिखा होगा, मेलेबिलिटी, दिस इज दी डक्टिलिटी, यस। देखो डक्टिलिटी क्या है बच्चे, इसमें क्या करते हैं हम, अच्छा मैंने यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डक्टिलिटी में क्या करते हैं, यू हैव द रॉ मटेरियल and you convert this raw material into the form of wires, into the form of wires by reducing the cross sectional area। सिलेंड्रिकल है अगर, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने रिड्यूस कर दिया और वायर की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को वी कॉल इट एज दी डक्टिलिटी, वी कॉल इट एज दी डक्टिलिटी। इट इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ फोर्स, किस तरीके का फोर्स लगाएंगे बच्चा, रॉ, टेंसाइल। हाँ टेंसाइल टेंसाइल। सर। यस बच्चे, वी ऑलवेज टेंसाइल। यूज टेंसाइल फोर्सेस to convert the raw material into wires with the help of a property known as the ductility। ओके, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, दूसरी हम बताने वाले हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आपके पास है इसको हम, दिस इज रॉ मटेरियल, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा किस चीज में, शीट्स की फॉर्म में।
थिन शीट, इसको मैंने थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। दिस वाज द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल था, इसको मैंने थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को वी कॉल इट एज द malleability. So the force which is responsible to obtain this type of property is, किस तरीके की फोर्स है बताइए Compressible. मेरे बेटा? कंप्रेसिव। यस यस बच्चे, यस कंप्रेसिबल। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले फोर्सेस ही बता दिया आपको, है ना। तो डक्टिलिटी में देखो एरिया रिड्यूस हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर में बन रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट टेंसाइल फोर्स, मैलेबिलिटी में शीट की फॉर्म में बनता है, थिन शीट की फॉर्म में बनता है, कंप्रेसिव फोर्स उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द ability of a material to deform to a greater extent, in the form of wires before cracking. अब एक लिमिट होगा ना बच्चा, एक प्रोडक्ट को आप कितना खींचोगे, ऐसा थोड़ी है कि आप खींचते ही चले जाओगे, वो खींचता ही चले जाएगा, नहीं। टिल फ्रैक्चर आने से पहले तक जितना खींच पाता है वो, दैट डिफाइंस इट्स डक्टिलिटी। ओके, एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर जब डक्टिलिटी में हम वायर्स बना रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन हम थिक से थिन कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए उसके कंप्रेसिव फोर्स भी तो लगाएंगे ना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए पता है, देखो बच्चे, हाँ ओके मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअली में देखो मैं तुम्हें बताता हूँ वायर बनते कैसे हैं। ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गया ना कि टेंसाइल फोर्स लगाया और बन गया, है ना। एक्चुअली में ऐसा मतलब पूरी तरह नहीं होता। वी जनरली हैव, देखो इस तरीके से ना डाइज होती हैं। सर पहले तो मेल्ट करते होंगे ना है बच्चे? नहीं नहीं मेल्ट नहीं करना। देखो देखो सुनो, हमारे पास क्या होता है ना बच्चे, ये हाँ ये डाइज होते हैं इस तरीके के। वी हैव अ डाई एंड दिस इज द डाई ओपनिंग, दिस इज द डाई ओपनिंग, ठीक है। तो जिस भी, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा बन गया, बल्कि इतनी बहुत छोटे छोटे डाइज होते हैं, जितना डायमीटर आपको वायर का चाहिए ना फाइनल, उतना ही डाई लेते हैं हम। तो ये मान लो मैंने ले ली एक डाई, एंड दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द हॉलो स्पेस, दिस इज सॉलिड, मतलब दिस इज सॉलिड, ओके, एंड दिस इज द डाई, दिस इज द डाई। तो जिस भी मटेरियल को मैंने वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इनिशियली मान लो ये ऐसा था वायर, ये था, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम कटिंग प्रोसेस, या जैसे बच्चा बता रहा था कंप्रेसिबल प्रोसेस, कुछ भी करके ना इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसा, डाई की शेप लेके आएंगे पहले। ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ इंडस्ट्री में जैसे होता है। पहले हम डाई की शेप में इसको कोनिकल लेके आते हैं, फिर इसको यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। ये यहाँ पे ये फिक्स हो गया ऐसे, ये हो गया ना। पीछे डायमीटर ज्यादा है, दिस इज डायमीटर डी, इट इज बीइंग हेल्ड, उसको हेल्ड किया हुआ है। और किसी केस में आप इसको हॉट भी करते हैं, आप इसको हॉट टेम्परेचर तक, विच इज मच बिलोअर देन दी मेल्टिंग पॉइंट, आप इसको सॉफ्ट भी करते हैं, हॉट करने से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर यहां से एक प्लंजर लेते हैं, प्लंजर मतलब एक ग्रिपर लेते हैं, एक ग्रिपर लिया इस तरीके का, इस ग्रिपर से इसको आपने होल्ड किया, ठीक है बच्चे। फिर इस ग्रिपर को एक मशीन के साथ ये हेल्ड होता है, फिक्स्ड होता है, जो कि इसको ऐसे खींचता चले जाता है। तो जैसे ही इसको ग्रिपर ऐसे खींचेगा, तो जो भी डाई का यहाँ पे डायमीटर होगा, उसी डायमीटर से यूनिफॉर्मली वायर बाहर आता चले जाएगा, बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी मटेरियल। और अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है, समझना बच्चे, अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है या बाहर आते आते उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गए हैं, इट मींस दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज नॉट सफिशिएंटली डक्टाइल। क्लियर हुआ? अगर वो डक्टाइल होगा तो खींचने के बाद एप्रिशिएबल अमाउंट तक, मतलब मेजरेबल अच्छे खासे अमाउंट तक, इट विल गेट एक्सटेंडेड। यहां से वो अंदर फील्ड होता रहेगा और यहाँ से वो टेंसाइल फोर्स से वो वायर की फॉर्म में आता रहेगा।
एंड बिकॉज ऑफ दिस डाई, डाई का जितना भी डायमीटर होगा थ्रू आउट द वायर दैट डायमीटर विल रिमेन सेम। क्लियर है ना बच्चे? ओके Yes, sir. ठीक है। हाँ, डायमीटर बच्चे ऐसे हम मेंटेन करते हैं। दिस इज वायर ड्राइंग प्रोसेस। इसी तरीके से मेलेबिलिटी में भी आप कंप्रेसिव फोर्सेस देते हो। अब कुछ मटेरियल्स याद रख लो बच्चे, जिस मटेरियल की तुमने वायर देखी है वो सारे डक्टाइल होंगे। जैसे आपने कॉपर की वायर्स देखे हैं घरों में लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम वायर देखे हैं बाहर लगे हुए हैं, माइल्ड स्टील के भी वायर्स होते हैं, है ना। माइल्ड स्टील इज ए टाइप ऑफ स्टील जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो लो होता है थोड़ा। तो माइल्ड स्टील में भी हमने देखे हैं वायर्स होते हैं। तो दीज आर ऑल आर दी डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टिलिटी से हम मेजर क्या करते हैं? वी मेजर दी रिडक्शन इन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रिडक्शन हुआ है वो हम उससे देखते हैं, ठीक है। जनरली जो मेलेबिलिटी है उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। सो मेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी of a material to deform to a extent before cracking in the form of, to deform to a greater extent in the form of sheets before the cracking, and the forces which are responsible for this property are the compressive properties. Okay, तो शीट्स आपने किस किस की देखी हैं? शीट कौन कौन सी मटेरियल की देखी है? एल्यूमिनियम फॉइल हम सब ने देखा है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ, गोल्ड, हाँ, गोल्ड की शीट, गोल्ड, एल्यूमिनियम की शीट, है ना। स्टील के आपने यूटेंसिल्स देखे हैं घर पे, जैसे प्लेट यस सर, वगैरह हैं, है ना, ट्रेज वगैरह हैं, तो दोज आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, ठीक है। तो जो भी 2-3 एग्जांपल्स याद रख लेना हर प्रॉपर्टी के, विल हेल्प यू। चलिए, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है हमारी ब्रिटलनेस। देन वी हैव दी, इसी से रिलेटेड हो गया ना, फिर वी हैव दी ब्रिटलनेस। सो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द नेग्लिजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर, बिफोर द फ्रैक्चर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये ब्रिटलनेस क्या है? जस्ट फॉर ए मिनट, वेबकैम, हाँ स्क्रीन पे आ गया ना। मैं देखो, खींच दिया वायर की फॉर्म में हो गया डक्टिलिटी, कंप्रेस कर दिया मेलेबिलिटी, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट रखा हुआ है और जैसे ही आपने इसको खींचने के लिए थोड़ा सा फोर्स लगाया ना, ये थोड़ा सा टिल्ट किया, है ना, कुछ भी आप कर रहे हो और ये टूट जाए, एकदम से टूट जाए, तो वो मटेरियल कहलाएगा बच्चे ब्रिटल। जैसे चौक देखा हम सबने स्कूल्स में, आपने चौक बोर्ड पे देखा होगा, तो चौक को जब आप थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे ना तो वो टूट जाता है। सो चौक इज वेरी ब्रिटल इन नेचर। क्लियर हो रहा है ये? हाँ जी सर। हाँ, अब देखो, उसी चौक को जब आप बच्चे कंप्रेस करते हैं तो क्या वो इजीली टूट जाता है? एक चौक लो, लेंथ ज्यादा ना हो, ज्यादा लेंथ होगा तो टूट ही जाएगा। चौक लो अमाउंट, उसको कंप्रेस करो, तब वो क्रश नहीं होता इजीली। समझ रहे हैं इस चीज को? Yes, sir. हाँ, तो अगर कोई मटेरियल ब्रिटल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी तरीके का लोड नहीं ले पाएगा। यस, अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, टॉर्शन करोगे, बेंड करोगे तो वो टूट जाएगा। दैट इज ब्रिटल नेचर, वो नेचर है उसका। बट जब आप उसको कंप्रेस करोगे ना, तो कंप्रेसिव फोर्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में those are very strong as compared to some other materials. Okay, so brittle materials जो उस मटेरियल से कंपोनेंट बने होंगे will be fail और fracture by sudden fracture, एकदम से टूट जाएगा। चौक ऐसा नहीं होगा जैसे वायर खींच रहे हो बच्चे, वायर कैसे टूटेगा? थोड़ा सा एरिया कम होगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर कहाँ पे पेन, ये था वायर, अब आप इसको खींचते चले जाओ तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, और खींच रहे हो तो कहीं पे एक जगह पे बहुत ही कम हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा ये एक्सक्यूज मी सर।
यस सर हाँ बच्चे बोलो। फेलियर टेक्स प्लेस बाय यील्डिंग का मतलब क्या है? हाँ मैं Yielding बता रहा हूँ। means- हाँ यील्डिंग ना, ये ना यील्डिंग। हाँ हाँ मैं बता रहा हाँ हूँ, जी सर। देखो। हाँ देखो कहाँ पे थे हम? यस, तो ये था और फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे बहुत कम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, और खींचोगे ना तो यहाँ से टूट जाएगा। तो ये तो डक्टाइल नेचर है कि भाई वायर बन रहा था, फिर धीरे धीरे आपने ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, वो तो टूटेगा ही टूटेगा। ब्रिटल में क्या होगा बच्चे, मान लीजिए ये ब्रिटल मटेरियल है, ओके, और आप इसको ऐसे खींच रहे हो, तो जब इसका पहला ग्रेन टूट जाएगा ना, जब इसका पहला ग्रेन टूट जाएगा उसी समय ये पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा। ये एक्सटेंड नहीं होगा कि भाई एक, इसे थोड़ा सा ना जूम करके बनाता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, है ना, उनमें मान लो इस तरीके से बॉन्डिंग है, या ऐसी बॉन्डिंग मान लेते हैं वर्टिकल वाली। दिस इज द बॉन्डिंग, अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे, बहुत डीप कंसेप्ट है इसमें। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, प्लीज अटेंटिव, एंटायर फोकस ऑन दी ऑन योर स्क्रीन बच्चे। ये देखो, मान लो ये बीच में बॉन्डिंग है, 3 बॉन्ड है, ठीक है। अब आप इसको बच्चे फोर्सेस दे रहे हो, तो पहले केस में क्या हुआ, जैसे ही एक बॉन्ड यहां से टूटा, ओके, जैसे ही ये एक बॉन्ड यहां से टूटा, और ये मटेरियल है डक्टाइल, ठीक है। तो जैसे ही मैं बॉन्ड का नाम दे देता हूं 1 2 एंड 3, जैसे ही बॉन्ड नंबर 1 टूटा, फ्रैक्चर नहीं होगा। फ्रैक्चर मतलब ये पूरा मटेरियल जो है, प्रोडक्ट जो है, वो नहीं टूटेगा, डिफेक्ट आ जाएगा बट टूटेगा नहीं। दूसरा टूटेगा बॉन्ड, तब भी फ्रैक्चर नहीं होगा। जैसे ही तीसरा बॉन्ड टूट जाएगा ना, अगर वो डक्टाइल है तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा, इट विल गेट फ्रैक्चर इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। ये आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मटेरियल ब्रिटल है, इफ द मटेरियल इज ब्रिटल, और जैसे ही पहला वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, उसके बाद ये जो क्रैक यहाँ पे बना था टूटने से, वो क्रैक प्रोपेगेट हो जाएगा टिल द नेक्स्ट बाउंड्री तक, वो प्रोपेगेट हो जाएगा, और पहला बॉन्ड टूटते ही मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर, इट विल गेट फ्रैक्चर। क्लियर हुआ ये दोनों का? यस सर। है ना। तो फ्रैक्चर देखो बहुत सडन हुआ, एक ही बॉन्ड टूटा और वो टूट गया भाई। डक्टाइल में पहले एक टूटेगा, थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे, है ना। बट ब्रिटल में क्या होगा, थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, वो पूरा टूट जाएगा। जैसे चौक है, चौक थोड़ा सा टूटेगा तो पूरा ही टूटेगा भाई, वो ऐसा नहीं होगा कि वो थोड़ा सा जुड़ रह जाएगा फिर वो वर्टिकल रहेगा, नहीं, वर्टिकल में है, थोड़ा सा टूट गया तो वो पूरा टूटेगा, फिर आप उसको तोड़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं होगा आधा टूटेगा आधा आधा रह जाएगा, नहीं। ये ना चौक, ऐसा नहीं होगा कि इतना सा टूट जाएगा और फिर वो वैसे ही वर्टिकली काम करोगे आप बोर्ड पे, नहीं, पूरा टूटेगा एक बार में, क्योंकि वो ब्रिटल नेचर का है। अब देखो बच्चा यील्डिंग, यील्डिंग, यील्डिंग क्या है, इट इज ए phenomenon where or which occurs when first, very important, first grain, या जो मैं बॉन्ड बना रहा हूं ना यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक्स, ब्रेक्स, जब किसी मटेरियल पे आप फोर्स लगाते हैं और उसका जब पहला ग्रेन जब टूट जाता है, उस कंडीशन को हम यील्डिंग बोलते हैं, दैट इज नोन एज यील्डिंग। ओके, दैट इज व्हाई इन डक्टाइल मटेरियल्स फेलियर टेक्स प्लेस बाय यील्डिंग, यील्डिंग से फेलियर होता है। डक्टाइल में क्या हुआ, ये पहला टूटा, यहाँ पे ये पहला ग्रेन टूटा, यहाँ पे यील्डिंग हो गया, फिर दूसरा ग्रेन टूटा, यील्डिंग एक्सटेंड हो गया, तीसरा ग्रेन टूटा, यील्डिंग लास्ट तक पहुंचा, फिर वो पूरा टूट जाएगा, फिर वो पूरा टूट जाएगा। ब्रिटल में ऐसा नहीं होता है बच्चे, ब्रिटल में सडन होगा, ब्रिटल में सडन होगा।
अच्छा एक चीज बताओ, आपने 11th में फिजिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है? हाँ जी Yes, सर। यस सर पढ़ा है। Yes, सबने sir. पढ़ा है ना? मैं Yes, उससे sir. समझाता हूँ बच्चा, उससे तो एकदम ऐसा क्लियर हो जाएगा कि कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। देखो मैं भी बना देता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे होता है स्ट्रेस, यस सर। यहाँ पे होता है ना, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। दो कर्व बनाऊंगा, उससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा ये टेक्निकल कंसेप्ट है क्या। स्ट्रेस स्ट्रेन, देखिए बच्चे दो मटेरियल के लिए मैं बना रहा हूं। एक मटेरियल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम या माइल्ड स्टील, कॉपर ले लीजिए। हाँ स्टील ले लिया, ठीक है। और दूसरा ले लिया कोई ब्रिटल, मतलब ये कहने का मतलब है एक ले लिया मैंने डक्टाइल, एल्यूमिनियम ले लो कुछ भी ले लो, और दूसरा मटेरियल मैं ले रहा हूँ ब्रिटल। एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएंगे ना। तो मैंने ले लिया कास्ट आयरन। देखो आयरन की दो अलग अलग कैटेगरी है, ये भी आयरन है ये भी आयरन है, ये कास्ट आयरन है ये माइल्ड स्टील है। तो माइल्ड स्टील का जो नेचर होता है ना बच्चा, वो इस तरीके जैसे माइल्ड बनता कैसे है, ये माइल्ड स्टील का जो वर्क पीस है इसको आप खींच रहे हो। सिमिलरली जो कास्ट आयरन का जो वर्क पीस है उसको भी बच्चा आप खींच रहे हो, टेंसाइल फोर्स दे रहे हो दोनों को, तो उससे कर्व बनता है। इस तरीके से कर्व होता है ये कुछ, ये ऐसे। ओके, तो देखो बच्चे जब पहला ग्रेन जब इसका टूट जाएगा ना उसको बोलते हैं हम यील्डिंग, और वो यहां पे कहीं होता है। सो इस दिस इज नोन एज दी यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट जहां पे पहला ग्रेन टूटता है, एंड दिस इज दी फ्रैक्चर पॉइंट। अब ऐसा नहीं हुआ ना कि यील्ड पॉइंट आते ही फ्रैक्चर हो गया, नहीं, वो फिर भी सस्टेन करता है अपने आप को, फिर भी वो स्ट्रेस देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्ट्रेस इज लोड बाय एरिया, तो स्ट्रेस देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस को अभी फोर्स को लोड को सस्टेन कर पा रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा वहां पे जाके ये पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा। ये होगा डक्टाइल। ब्रिटल में क्या होगा, आप खींचते जैसे आप खींच रहे हो, यील्डिंग, यील्डिंग क्या था, जहां पे पहला ग्रेन टूटेगा, तो इसका पहला ग्रेन फ्रैक्चर टूट पॉइंट गया। आ जाएगा। हाँ यहाँ पे पहला ग्रेन मान लो यहाँ टूटा, दिस इज द यील्ड, तो इसी पे फ्रैक्चर पॉइंट भी आ जाएगा, क्योंकि यस सर, समझ गए सर। यील्ड होते ही वो टूट जाएगा भाई, वो जो भी ब्रिटल का बना होगा। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। सो दिस इज द Yes. ब्रिटल नेचर एंड दिस इज द डक्टाइल नेचर, जो यील्डिंग के बाद भी कुछ देर तक काम करता है। ठीक है जी। अब इसी से ना एक और प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देता हूं, आगे आएगा, दैट इज द टफनेस। टफनेस, so the area under the stress strain curve till fracture point, फ्रैक्चर होने तक जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना मटेरियल, वो उसकी टफनेस कहलाता है, वो उसकी टफनेस कहलाता है। तो अगर डक्टाइल मटेरियल है तो ये टफनेस होगी उसका, ये वाला कर्व, और अगर वो ब्रिटल मटेरियल है तो ये वाला एरिया उसकी टफनेस होगी, दिस विल बी इट्स टफनेस। सो द एरिया अंडर द stress strain curve is called as the toughness। अभी देखेंगे स्लाइड्स में भी, बस मैंने आपको अभी बता दी। Sir, ठीक है can we जी, say that चलो आगे diamond is चलते हैं। an example of brittle material? डायमंड इज एन, बचा क्या है, डायमंड ना metal से पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड होती है, दैट इज हार्डनेस। वहां पे ना Sir, ब्रिटल, your voice डक्टिलिटी, just cracked. मेलेबिलिटी, भाई Repeat it again. डायमंड भाई बहुत बड़ी। ओके ओके, डायमंड ना बच्चा सॉरी, डायमंड क्या है, छोटा मोटा नहीं है ना भाई, बहुत हाई लेवल की बात होगी ना आपकी। तो डायमंड के लिए छोटी मोटी प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ब्रिटल, ये भाई उसकी उसकी रेंज से बहुत छोटी प्रॉपर्टीज है। डायमंड के केस में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे हार्डनेस, हार्डनेस, है ना। तो डायमंड को आप इन कैटेगरी में रखते ही नहीं है हम कभी, क्योंकि यूज ही नहीं है। देखो मैंने क्या बताया बच्चे, एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो आप चूज करोगे ना उसके बेस पे फिर आप एप्लीकेशन डिसाइड करोगे कि भाई उससे बनाना क्या है। तो डायमंड से वायर्स तो बनाएंगे नहीं, है ना ही हम शीट बनाएंगे। तो डायमंड को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इन प्रॉपर्टीज में,
डायमंड को डिफाइन करने के लिए अलग अलग से प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना बच्चे? ठीक है, चलिए यस सर। आगे चलते हैं। ब्रिटलनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी डिस्कस हो गई हैं। अब थोड़ा टॉप पे चल पड़ते हैं, इलास्टिसिटी एंड दी प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड दी प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट वी हैव दी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी वी हैव दी स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जब मैंने आपको बनाया था, वहां पे हमने देखा था पहले यील्डिंग हुआ था, फिर जाके फ्रैक्चर पॉइंट आता है डक्टाइल मटेरियल्स के केस में। सो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द एबिलिटी। स्ट्रेंथ आप कैसे डिफाइन करते हो? जैसे कोई बंदा बोलते हैं ना इसमें बहुत स्ट्रेंथ है ना, तो हम कहेंगे भाई फेलियर होने से पहले या फ्रैक्चर होने से पहले या ब्रेक डाउन होने से पहले उसने कितना स्ट्रेस बियर किया उस बंदे ने, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ। सेम फॉर द मटेरियल, कि रप्चर होने से पहले वो कितना बियर कर पाता है लोड्स को, तो दैट डिफाइंस इट्स स्ट्रेंथ। अब लोड के ऊपर आ गया, अगर आप टेंसाइल लोड लगाते हो या टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेंथ कहलाएगी उसकी क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाते हो तो वो स्ट्रेंथ कहलाएगी क्या? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। कंप्रेसिव और shear strength भी बोल देते हैं उसको। So strength is defined as the ability of the material to resist without a rupture. रप्चर होने से पहले वो कितना रेसिस्ट कर पाया, that will define its stress or strength। ठीक है ना, क्लियर ना? इसी तरीके से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी एक प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली इट इज फोर्स ओवर एरिया। ओके, so can you give any stress to any product? ये लो कोई मटेरियल है, क्या आपसे बोला जाए कि इस मटेरियल के ऊपर भाई 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस लगाओ, क्या आप लगा सकते हैं? आपको बोला जाएगा कि इस मटेरियल के ऊपर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तब आप लगा दोगे, ये लगा दोगे 10 न्यूटन। अब आपको कोई बोल रहा है कि 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि एरिया से डिवाइड हो जाता है ना स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लगाना है, तो क्या आप स्ट्रेस भी लगा सकते हो बच्चा किसी मटेरियल पे? जल्दी बोलो यस और नो, टाइम जा रहा है। मैं बताऊंगा, बस आप यस और नो। यस सर। और कोई है यस वाला? चलो ठीक है। नहीं बच्चा, वी कैन नॉट अप्लाई स्ट्रेस, वी कैन नॉट अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर। हाँ, वी कैन नॉट अप्लाई स्ट्रेस, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज दी stress, stress is the internal thing। जैसे ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाओगे एक्सटर्नली, यू कैन अप्लाई फोर्स एक्सटर्नली। अब इस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए ये जो मटेरियल होगा, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, इट विल रेसिस्ट दिस चेंज and will apply an equal internal stress, equal internal stress। अब मान लीजिए आपने फोर्स लगाई थी x न्यूटन की, तो x न्यूटन को रेसिस्ट करने के लिए x बाय एरिया हो जाएगा, एरिया जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है स्ट्रेस लगेगा। अब आपने अमाउंट बढ़ा दिया y, मतलब चेंज कर दिया y, तो स्ट्रेस भी अंदर y की ही हो जाएगी। टिल कब तक? जब तक कि वो, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना? हाँ ये इंटरनल है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, तब स्ट्रेस निकल जाता है। सो यू कैन नॉट अप्लाई स्ट्रेस। बच्चा कोई आपसे पूछे कि आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा सकते हो? नहीं, कोई नहीं लगा सकता दुनिया में। आप फोर्स लगा सकते हो, और उस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए मटेरियल विल इटसेल्फ डेवलप दी स्ट्रेस। आप स्ट्रेस कभी नहीं लगा सकते, आप फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस वो डेवलप करता है। और जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा फोर्स, तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा, यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये टूटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो स्ट्रेस इज द इंटरनल थिंग। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेन, वो सबको पता होनी चाहिए शायद, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम बोलते हैं बच्चे
strain, that is strain. जैसे ये बॉडी थी, ये x है, अब आपने खींच दिया तो ये x प्लस डेल्टा x हो गया, तो डायमेंशन में चेंज हुआ डेल्टा x और ओरिजिनल था x, सो दिस विल बी दी स्ट्रेन। ये उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी स्ट्रेन। तो तीन प्रॉपर्टी होगी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सबको पता होनी चाहिए। ये इलास्टिसिटी मतलब कि आप अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी रॉ मटेरियल के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से ये क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये फोर्स रिलीज कर दिया, व्हेन यू रिलीज दिस फोर्स, और अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन कर लेता है, तो दैट मटेरियल विल बी कॉल्ड एज द इलास्टिक मटेरियल, और उस मटेरियल द्वारा दिखाई गई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। So elasticity is defined as the ability of the material, this is the keyword बच्चे, to regain its original shape is known as the elasticity after the removal of the forces। और अगर वो रीगेन नहीं कर पाया, जैसे फोर्स हटा दी और शेप वैसी की वैसी ही रही है, तब वो मटेरियल कहलाएगा बच्चे प्लास्टिक, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज द plasticity. So plasticity is defined as the ability of the material to retain the deformation produced under the load on permanent basis। permanently deform हो गया है तो वो कहलाएगा बच्चा प्लास्टिक मटेरियल। तो क्लियर है आपको बच्चा? स्ट्रेंथ क्लियर है, स्ट्रेस क्लियर है, Yes, sir. स्ट्रेन, Yes, sir. Yes, sir. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, clear हो गया। डक्टिलिटी, मेलियस। Yes. ठीक है बच्चे, Yes, तो मैं एक बार ना अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोग की, देन यू कैन मूव टू Excuse योर me, sir. नेक्स्ट क्लास। हाँ बच्चे बताइए। So can you please share this file on the group also? Yes, yeah, definitely. After the end of this week, all presentation will be shared in Yes, the sir. group. Sure, sir. एक वीक में जैसे पूरा हो जाएगा ना हमारा 4 क्लासेस का, तो एक साथ शेयर कर दूंगा। चलो, Okay, कर sir. दिया। ठीक है बच्चे, अटेंडेंस मेरा Okay, डाउनलोड sir. कर सर लिया। तो जो आप No, इन प्रेजेंटेशन में लिखते हो वो भी आता है उस शीट पे? ये जो नोटबुक है ना, मैं नोटबुक में सब कुछ लिखता हूँ। मैं लिंक इसका कोशिश करूंगा कुछ बना के शेयर कर दूं कि ये लिखा हुआ भी मिल जाए। Hmm. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So can we leave now? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.